मैं अपने दोस्तों से ये बातें सुनता आ रहा था कि कम उम्र की पत्नी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो वो डर और झिझक की वजह से बहुत कम बोलती है, उसको ज़्यादा दुनियादारी की समझ नहीं होती है। जिस रंग में उसको रंग दो उसी रंग में रंग जाती है। अपने पति का हर हुक्म मानती है। उसका दिमाग कच्चा होता है और वे डरी सहमी रहती है। अपने पति से उसके मुकाबले में बड़ी उम्र की पत्नी के बहुत नुकसान होते हैं। जैसे वे समझदार होती है, छोटे छोटे मामलों को बड़ा बड़ा कर पेश करती है, घर में लड़ाई झगड़ा करती है और पूरे घर पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। अपने दोस्तों की इन्हीं बातों को सुनकर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी छोटी उम्र की लड़की से ही शादी करूँगा। इसीलिए मैंने अपने घर में अपनी माँ को बोल दिया था कि मैं किसी कम उम्र की लड़की से ही शादी करूँगा। तो आप मेरे लिए कोई कम उम्र की लड़की ही देखें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मेरा मुंह देखने लगी और कहने लगी, कैसे बेशर्मों जैसी बातें कर रहा है। अरे छोटी उम्र की लड़की का पता नहीं घर को संभाल भी पाएगी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब से लड़की को देख कर लाएंगे तो वे हमारे घर को भी संभालेगी और तुझे भी संभाल लेगी। लेकिन मैंने मम्मी की एक ना सुनी, मैंने शादी करनी है तो कम उम्र की लड़की से ही करनी है, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। मेरी खुद की उम्र 34 साल हो चुकी थी, मुझे पत्नी चाहिए थी कम उम्र में। अपने घर का इकलौता बेटा था, मजबूरन मेरी माँ को मेरी बात माननी पड़ी और उन्होंने मेरे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढना शुरू कर दी। और जल्दी ही एक ऐसी लड़की मिल गई जो मुझे भी पसंद आई और मेरी माँ को भी। उस लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की होगी। उसका नाम पूजा था। फिर क्या था, चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। आज मेरी शादी थी और मेरी दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं बेहद खुशी के आलम में अपने कमरे में दाखिल हुआ। यहाँ पर मेरी नई नवेली दुल्हन पूजा बैठी हुई थी। पूजा बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी था। मैं अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ा और उसके सामने जाकर बैठ गया। ना जाने कितनी देर तक मैं उसके हुस्न को देखता रहा और दिल ही दिल में खुश होता रहा कि मुझे कितनी कम उम्र की लड़की और कितनी सुंदर पत्नी मिली है। वे बहुत ही मासूम लग रही थी। इससे पहले मैंने पूजा को सिर्फ फोटो में ही देखा था, लेकिन सच में तो पूजा और भी ज़्यादा सुंदर थी। मैंने महसूस किया था कि उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शायद उसे डरा हुआ देखकर मुझे और भी खुशी हो रही थी। मेरे दोस्तों की पढ़ाई हुई पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी। उन्होंने मुझे समझाया था कि अपनी पत्नी की ज़्यादा तारीफ मत करना। पहले ही रात में उसे डराना धमका कर रखना कि वे तुझ पर हावी ना हो पाए, नहीं तो बाद में तू उसे काबू नहीं कर पाएगा। और मैं इन सारी बातों पर अमल कर रहा था। इसीलिए पूजा को डरा सहमा देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो पूजा तो मेरे डराने से पहले ही डरी हुई है। इस डरी सहमी सी लड़की को थोड़ा और डराया जाए। ये ख्याल मेरे दिमाग में आया तो मैंने अपने फ़ोन पर 30 सेकंड का टाइम सेट किया। 30 सेकंड के बाद मेरे फ़ोन पर रिंगटोन बजी। मैं फ़ोन के लिए कमरे के साइड पर चला गया और फ़ोन पर किसी से बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बातें करने लगा। मैं गुस्से से फ़ोन पर बोलने लगा कि आज मेरी शादी है और तुझे यही समय मिला है मुझे ये बुरी खबर सुनाने का। तुमको पता नहीं है मैं कितना गुस्से वाला इंसान हूँ। मुझे लोगों का बकबक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जब मुझे गुस्सा आ जाए तो फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन इंसान खड़ा है। जिस इंसान को अपनी खैरियत चाहिए वे मेरे सामने जवाब नहीं देता और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बातें सुना रहे हो। कल आकर मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा, क्योंकि गलती की मेरे पास तो कोई माफ़ी नहीं है और तूने गलती की है और तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। जो बातें मैं अपनी पत्नी को सुनाना चाहता था वे सारी बातें मैंने फ़ोन पर किसी और को सुनाने के बहाने दरअसल अपनी पत्नी के
कानों में डाल दी। मैंने उसको मुंह दिखाए की अंगूठी दी। उसने मेरे हाथ से लेकर अब सामने टेबल पर रख दी। उसकी ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उससे कहा कि इसे पहन लो। उसने कहा कि मुझे अंगूठियाँ पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं इतनी खूबसूरत रात को गुस्से की भेंट नहीं करना चाहता था। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया तो कुछ ऐसा हुआ जिसको मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी पत्नी ने अपना हाथ मेरे हाथों से एकदम से खींच लिया और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन हो रहे थे कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। उसके हाथ पैर डर के मारे काँप रहे थे। मैं अभी उसे कुछ नहीं बोला था कि तभी डर के मारे वे बेहोश हो गई। उसको बेहोश होते देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने बाहर जाकर सबको बताया कि दुल्हन शादी की पहली रात कोई बेहोश हो गई है तो सब लोग इस बात का गलत मतलब निकालेंगे और फिर मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं किसी से नज़र मिलाने के लायक नहीं रहूँगा। अपने हिसाब से मैंने उसे होश में लाने की भरपूर कोशिश की। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे उसे झिझोर कर होश में लाने की कोशिश की, तब भी वे होश में नहीं आई। तो मैं परेशानी से कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा और सोचने लगा कि ये समस्या किसके सामने ले जाकर रखूं। मेरी माँ तो पहले ही बड़ी उम्र की लड़की लाना चाहते थे ताकि वे सारा काम संभाल सके। सब घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैंने अपनी मर्जी से कम उम्र की लड़की से शादी की थी और अब वे अगर मैं कहूँ कि वे बेहोश हो गई तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे कि कम उम्र की लड़की से शादी करोगे तो यही होगा। जब पूरा 1 घंटा गुजर गया और वे बेहोश ही रही और होश में ना आई तो मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसकी हंसी मुझे और भी गुस्सा दिलाने लगा। मैंने उससे कहा कि हंसने का और मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं घर वालों में से किसी को कुछ नहीं बताना चाहता, बस किसी तरह वे होश में आए। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। सर्दी में भी मेरे दोस्त की पत्नी डॉक्टर थी, इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया था कि शायद यहाँ से मेरी कोई मदद हो जाएगी। मेरे दोस्त ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पत्नी को लेकर तेरे घर आता हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शादी ख़त्म हो चुकी थी। मेहमान अपने अपने घरों में जा चुके थे और घर वाले सोने की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे में उसके घर पर आ गए तो फिर सब लोग क्या सोचेंगे। ज़रूर उन लोगों को समझते देर नहीं लगेगी कि ज़रूर दुल्हन के कमरे में कुछ गड़बड़ है। मैं अपने आप को झुलझुला नहीं लगा था कि क्यों बेकार में मदद मांग बैठा। ऐसा लग रहा था कि अब तो जैसे ये बात तो मेरे ही गले पड़ गई है और फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होने वाला है। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि आप अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर मत आना, मेरी बदनामी हो जाएगी, मुझसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसने कहा कि ठीक है, परेशान मत हो, मैं फ़ोन पर ही अपनी पत्नी से तेरी बात करवा देता हूँ। अपने दोस्त की ये बात मुझे ठीक लगी और मैं उसकी डॉक्टर पत्नी से बातें करने लगा और पूजा को होश में लाने की तकरीबें पूछने लगा। मेरे दोस्त की पत्नी ने मुझसे कहा कि पूजा के पैरों के तलवों पर मालिश करो और उस पर कंबल डाल दो, क्योंकि सर्दी है, इस वजह से इस तरह उसको गर्माहट मिलेगी और वे होश में आ जाएगी। मैंने सब कुछ कर लिया था, फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त पीछे से बड़बड़ा रहा था और उसकी पत्नी मुझे तरीके बता रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए मैंने अचानक ही बोल दिया कि पूजा को होश आ गया है। दरअसल मैं ये सारी सूरत हाल में और ज़्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए मैंने झूठ बोलना पड़ा कि पूजा होश में आ चुकी है। हालांकि पूजा अभी तक होश में नहीं आई थी। मैंने उन लोगों का धन्यवाद किया और फ़ोन कट कर दिया। परेशान होकर मैंने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी मेरी नज़र उस साइड टेबल पर रखी हुई दवाई की शीशी पर गई और उस दवाई को देखते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये दवाई तो नींद की थी। शीशी में से थोड़ी सी दवा टेबल पर भी पड़ी हुई थी और जिस गिलास में
पूजा ने पानी पिया था उसमें भी थोड़ा सा दवा लगी हुई थी। इसका मतलब ये था कि मेरी पत्नी पूजा ने जानबूझकर बेहोशी की दवाई खाई थी और जाहिर था कि दवा को अपना असर करने में थोड़ा वक्त लगा होगा और जितनी देर मैं उससे बातें कर रहा था इतनी देर में दवाई ने अपना असर दिखा दिया होगा और वे बेहोश हो गई। और ये दवा अगर उसने खाई थी तो फिर उसे कोई भी होश में नहीं ला सकता था। मैंने अपनी पत्नी को हैरान होकर देखा तो मुझे बहुत ही मासूम लगी थी, लेकिन वे बिल्कुल नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ये सोच सोच कर कि मेरा दिमाग फटने लगा था। आखिर ये सब क्या है? मेरी पत्नी ने अपनी ही सुहागरात में खुद को बेहोश क्यों कर लिया था? क्या वे मेरे साथ वक्त गुजारना नहीं चाहती थी? क्या वे मुझे पसंद नहीं करती थी? रात में इसी उलझन में मैं रहा और सुबह लगभग 4 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी अभी 15 मिनट पहले ही सोया था। बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई थी। मैंने जाकर बाहर देखा तो मेरी मम्मी खड़ी थी। उनको देखकर मैं हैरान हो गया। इस समय तो हमारे घर में कोई नहीं जागता था। मम्मी भी सुबह तो इतनी जल्दी नहीं जागती थी और आज तो शादी की कोई रस्म भी नहीं करनी थी, क्योंकि मैंने घर से पहले ही कह दिया था कि अब जितनी भी रस्में हैं वे एक दिन छोड़कर ही करना, क्योंकि शादी के कामों के चक्कर में मैं बहुत थकावट हो गई थी। मम्मी बोली, तुम अभी तक इस कमरे में क्या कर रहे हो? चलो निकलो बाहर। मैं हैरानी से मम्मी को देखने लगा। मम्मी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, ये कमरा मेरा है। अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली कि हमारी ये खानदानी परंपरा है कि शादी की पहली रात दूल्हा दुल्हन शादी वाले कमरे में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। सुबह होने से पहले ही उन्हें कमरे से निकालना होता है, नहीं तो ये अशुभ माना जाता है। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। क्या मम्मी, आज के ज़माने में भी आप शुभ अशुभ के चक्कर में पड़ी हुई हैं? मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझे एक ज़ोरदार डांट लगाई। मजबूरन मैंने कहा, ठीक है मम्मी, चलिए चलते हैं। मम्मी ने कहा, नहीं तुम जाओ, मुझे दुल्हन से कोई काम है। मैंने कहा, भला आपको दुल्हन से क्या काम है? जो भी काम है वे बाद में कर लेना, अभी तो वे सो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ को पता चले कि मेरी पत्नी बेहोश हो चुकी है। मेरी माँ ने कहा कि पागल, शादी तो तूने कर ली है, लेकिन और भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो मुझे दुल्हन से पूछना है, और वे वही ज़रूरी बातें दुल्हन से पूछने जा रही हूँ। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है जो इतनी कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। बड़ी उम्र की लड़की होती तो उसे थोड़ा समझ होता। अब इतनी कम उम्र की लड़कियां लाए हो तो उसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जा देखूं ठीक है या नहीं। इतना तो मैं बच्चा नहीं था कि मुझे मेरी माँ की बातें समझ नहीं आती हैं। मैं अपनी माँ का मतलब समझ चुका था, लेकिन अब जब वे पहले ही बेहोश हो गई थी तो भला इस बात की क्या तुक्का। मैंने अपनी माँ को बहुत बहाने बनाए कि मेरे साथ चलें। मेरे बहाने मेरी माँ को और भी शक में डाल रहे थे। मेरी माँ ने मुझे एक तरफ को ढकेल दिया और अंदर चली गई। मैं कमरे के बाहर ऐसे ही खड़ा था जैसे कि हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है और उसे पता हो कि कोई बुरी खबर मिलने वाली है। थोड़ी देर के बाद ही मेरी मम्मी बाहर आई तो मुझे हैरान होकर देखने लगी कि तू अभी तक यहीं खड़ा है। फिर अचानक से मेरे कंधे पर थपकी देकर कहा, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बेकार में ही शक कर रही थी। मम्मी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि मम्मी ने कैसे जांच लिया कि मेरी पत्नी ठीक है या नहीं। हालांकि मैंने तो उसे अब तक छुआ भी नहीं था। मैं अंदर कमरे में गया तो अंदर का मंजर देखकर भी मैं हैरान था। पूजा के बिखरे हुए बाल, उसके होठों की फैली हुई लिपस्टिक रात की कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शायद पूजा की ये हालत देखकर भी मेरी माँ संतुष्ट हो गई थी, लेकिन मेरा तो चैन, सुख और सब बर्बाद हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मेरी पत्नी थोड़ा हिल रही थी, यानी कि उसे होश आ चुका था, लेकिन मैं पूजा की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि कमरे से बाहर चला गया और पूरा दिन मैंने उससे बातें नहीं की और रात को भी आकर मैं आराम से अपने कमरे में सो गया। हालांकि मैंने किसी पर जाहिर नहीं होने दिया था कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। घर में हर कोई यही बातें कर रहा था कि चलो दोनों खुश हैं, लड़की बहुत अच्छी है, हमारा फैसला गलत साबित नहीं हुआ। शादी की सारी रस्में खैरियत से निकल गई थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि आपके लिए खाना लगा दूं। मम्मी ने कहा था कि हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। मैंने कहा, साथ में खाना खाने की क्या ज़रूरत है, बाहर खाना
दो मैं बाहर आकर खा लूँगा। पूजा कहने लगी, नहीं, मम्मी जी ने कह रही थी कि खाना खाने से प्यार बढ़ता है। मैंने अपनी पत्नी को घूर कर देखा। मेरे सामने तो प्यार मोहब्बत की बातें ना करो। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं तो तुम्हें बहुत ही मासूम समझता था, लेकिन इस मासूमियत की शक्ल के पीछे इतना बड़ा राज छिपा है, मुझे मालूम नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा क्या करूं। मैं घर में किसी से कुछ कह भी नहीं सकता था। ये मेरी इज्जत का भी सवाल था। मजबूरी में ही सही तुम्हें मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा, लेकिन तुम मेरे दिल में कभी भी दाखिल नहीं हो पाओगी। मैंने अपनी पत्नी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुमने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? हम दोनों के बीच रात में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी तुमने मम्मी के सामने ऐसा जाहिर क्यों किया कि जैसे हमारे बीच सब कुछ हो चुका है? ऐसा करके तो मम्मी की नज़रों में तुम एक अच्छी बहू साबित हो गई, और अगर मम्मी जी के सामने जाकर तुम्हारी सच्चाई बताऊं तो उल्टा मेरी ही बदनामी होगी, क्योंकि तुमसे शादी करने का फैसला मेरा ही था, मेरे घर वालों का नहीं। तुमसे शादी की पहली रात मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया तुमने? क्यों रात को बेहोशी की दवा खा ली थी? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ना जाने अपनी पत्नी के लिए क्या क्या सपने सजाए थे। तुमने मेरे सब सपने चकनाचूर कर दिए। बताओ, मुझे धोखा क्यों दिया? कौन है तुम्हारे दिल में? किसके वफाएं निभा रही हो? किसको अपने दिल से अभी तक निकाल नहीं पाई हो? मेरी बात सुनकर पूजा जोर जोर से रोने लग गई। बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा, अच्छा सुनाओ, क्या बात है? मेरी बात सुनकर वे थोड़ी देर खामोश रही, फिर रोते हुए बोली, मैं नहीं बता सकती, मुझे शर्म आती है। मैं हैरत से पूजा के मुंह देखने लगा। मैंने अपना सर पीट लिया। अजीब लड़की है, खुद ही कहती है कि मेरी बात सुन लो, और खुद ही कहती है कि मुझे शर्म आती है। मैं अपना सर हाथों में थामे बैठा था, और लाओ, कम उम्र की लड़की, अब झेलो उसे। मैंने अपने दिल में सोचा था। मैं पूजा को रोता हुआ छोड़कर गुस्से में अपने कमरे से बाहर निकल आया। हमारे घर में अभी भी कुछ रिश्तेदार रुके हुए थे। पूजा सबके सामने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे हम दोनों में कितना प्यार हो। हम दोनों को यूं करीब करीब देखकर सारे रिश्तेदार आपस में बातें करते कि तुम्हारा बेटा बहू बहुत प्यार है, भगवान दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। और उन लोगों की बातें सुनकर मम्मी गर्व से सर उठाकर कहती, हाँ भाई, आखिर बेटा किसका है? मैंने उसको संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि अपनी पत्नी के साथ प्यार से रहो, और रिवायत सासों की तरह नहीं हूँ जो अपने बेटे बहू में लड़ाई करवाए। सब लोग मुझे खुशकिस्मत समझ रहे थे, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा थी। हमारी शादी को 5 दिन हो चुके थे और मैंने पूजा को अभी तक छुआ भी नहीं था। अब तो मुझे एहसास होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। कम से कम आज मेरी ज़िंदगी ऐसी तो ना होती। अगर उसे कोई समस्या होती, कोई परेशानी होती, तो कम से कम वे खुलकर मुझे बता तो देती। अब तो मैं कभी कभी ये भी सोचने लगा था कि मुझे मम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेता, क्योंकि फिर मम्मी मुझे ही ताने देती कि और लाओ, कम उम्र की दुल्हन, अब तुम ही खुद ही से झेलो। और फिर मम्मी जी सबके सामने सर उठाकर चल रही थी तो उनका सर भी झुक जाना था। रात को मैं जब पूजा के कमरे में गया तो वे शीशों के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। पूजा को देखकर मेरे दिल बेकाबू होने लगा। खुद को और ज़्यादा नहीं रोक सका और पूजा को पीछे से बाहों में भर लिया। मेरा इतना करना था कि पूजा ऐसे डर गई जैसे पता नहीं उसको शेर ने पकड़ लिया हो, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक बार तो जी में आया कि रोती है तो रोती रहे, आज तो मैं इसे जी भरकर प्यार करके ही रहूँगा। लेकिन वे इतनी सिसक सिसक कर रो रही थी कि पता नहीं उस पर कितना जुल्म हो रहा हो, और उसको इस तरह रोते हुए देखकर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं उसके पास जाऊं। माना कि पूजा बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मैं भी अच्छा खासा स्मार्ट था। फिर पता नहीं पूजा मुझसे इतना दूर क्यों रहती थी। अब तो मुझे पक्का यकीन होने लगा था कि पूजा ज़रूर किसी और से प्यार करती है। शायद वे मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। शायद उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी है, और ये सोचते ही मेरा दिल दुखी हो गया था। मैं पूजा से प्यार करने लगा था, उसकी मासूमियत से, उसकी सुंदरता से। वे इतनी प्यारी सी, इतनी नाजुक सी थी कि जब से वे सिसक सिसक कर रोती तो मेरा दिल चाहता कि मैं उसे अपने सीने से छुपा लूं और उसे कहूं कि तुम अपने दिल से सारे डर और वहम निकाल दो। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुमसे खुशियां संभाली नहीं जाएंगी।
लेकिन पूजा मुझे ये सब करने का मौका ही कब दे रही थी। मैं दिल मायूस कर रह गया था। फिर मैंने अपनी ये समस्या किसी और की समस्या बताकर एक ऐसे इंसान के सामने रखी जो ना मेरा रिश्तेदार था ना मेरा दोस्त। उस इंसान ने कहा कि कुछ लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। अगर ऐसी लड़कियों के साथ प्यार से बर्ताव किया जाए तो वे धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन पूजा तो प्यार का भी असर नहीं हो रहा था। मैं उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता था। दिन भर वे भी मेरे बातों का हंस हंस कर जवाब देती, लेकिन रात होते ही मुझसे ऐसे दूर भागती जैसे मैं उसे खा लूँगा। एक दिन मैंने पूजा से पूछा, बस एक बात का जवाब दो, उस रात तुमने अपने आप को बेहोश क्यों कर लिया था? मेरी बात सुनकर पूजा कुछ देर तो खामोश रही, फिर बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे पास आए, नहीं तो आपको मुझसे नफरत हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती थी कि आप मुझसे नफरत करें। पूजा की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने पूजा से कहा, तुम्हारे पास आने से मुझे तुमसे नफरत कैसे हो सकती है? तुम तो मेरी पत्नी हो, और हम लोग जितना भी पास आएंगे हमें एक दूसरे से उतनी ही मोहब्बत बढ़ेगी, फिर नफरत कैसे हो सकती है? वे बोली, मेरे घर वालों ने आपके घर वालों के साथ धोखा किया है, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मेरे घर वालों को ये सब बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़का है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में किसी लड़के को शामिल नहीं कर सकती। तो ये बात आप अपने दिल से निकाल दें कि मेरे दिल में कोई और लड़का है। पूजा की बात सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो पूजा की लाइफ में कोई और लड़का नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। उसने बोलना जारी रखा, बल्कि तुम तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। पूजा की बातें मुझे उलझा रही थी। पूजा, जो कुछ कहना था साफ साफ एक ही सांस में कह दो। तुम्हें जो भी समस्या है मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूँगा। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो, लेकिन प्लीज़ मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। और एक बात अच्छे से ध्यान में बैठा लो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, अब तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। फिर पूजा ने मुझे एक ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। पूजा बोली, मुझे एक ऐसी बीमारी है जो जन्म से ही कुछ लड़कियों में पाई जाती है। मुझे आज तक कभी पीरियड्स नहीं हुए। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी कभी माँ नहीं बन सकती, और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आप अपनी बेटी की शादी मत करना, क्योंकि आपकी बेटी ना माँ बन पाने के साथ साथ अपने पति को शारीरिक सुख भी नहीं दे पाएगी। शादी मम्मी डॉक्टर की बात को मान भी लेती, लेकिन पता नहीं किसने मम्मी के कानों में भर दिया कि इस बीमारी का इलाज होता है, और फिर बस लालच में आकर और अपने सर का बोझ उतारकर मेरी माँ ने मुझे आपके पल्लू से बांध दिया। लेकिन मुझे माफ़ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपनी माँ से बहुत मना किया कि मेरी शादी मत करें, लेकिन वे नहीं मानी। बस इसीलिए उस रात मैंने खुद को बेहोश कर लिया था, क्योंकि आपको मेरे पास आने के बाद सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं लगता। इतना कहते कहते पूजा रोने लगी थी। रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और तुमसे प्यार कर बैठी। सोचा था कि जिंदगी में दूर चली जाऊंगी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो गई। जी चाहता कि पूरी जिंदगी तुम्हारी बाहों में ही बिता जाए, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आप मुझे छोड़ सकते हैं और अपनी पसंद की किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो इतने दिन तक आपने मेरा ध्यान रखा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पूजा की बातें एक के बाद एक मेरे सर पर बम की तरह गिर रही थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत सी लड़की के साथ ये हो सकता है। पूजा के दूर जाने के ख्याल से ही दिल में हुक सी उठती थी। मैं पूजा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ ही दिनों में मुझे पूजा से मोहब्बत हो गई थी। ये जानकर खुशी हुई थी कि पूजा भी मुझसे प्यार करती है। अगले ही दिन मैं पूजा को एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, हाँ, कुछ लड़कियों में ये बीमारी होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऐसी लड़कियां कभी माँ नहीं बन सकती या फिर वे शारीरिक संबंध बनाने के लायक नहीं होती। इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा महंगा और लंबा होता है।
है आपकी पत्नी को लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी होगी, साथ ही साथ आपकी पत्नी का एक छोटा सा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आपकी पत्नी को आपके प्यार और विश्वास की ज़रूरत है। आज हमारे देश इतना आगे निकल चुका है कि लेकिन इस तरह की बीमारी को लेकर आज भी पिछड़ा हुआ है। आज भी इस तरह की बीमारी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती है और लड़की को दोष ठहराया जाता है और लड़की खुद को दोषी मानने भी लगती है। इस बीमारी के ग्रस्त लड़कियां कभी कभी दिमागी मरीज बन जाती हैं। इसीलिए आप अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखें और उसे बताएं कि सब कुछ नॉर्मल है, वे जल्दी ठीक हो जाएगी और दुनिया में वे अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो इस बीमारी से जूझ रही है। ना जाने और कितनी लड़कियां इस बीमारी से ग्रस्त हैं। घर आकर मैंने पूजा को विश्वास दिलाया कि वे जल्दी ठीक हो जाएगी। आज मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। मैंने अपनी पत्नी पूजा का बहुत ध्यान रखा। जो कुछ भी हुआ था उसमें पूजा की कोई गलती नहीं थी। मैंने पूजा से कहा कि तुम ये बात किसी को मत बताना, मैं तुम्हारा पूरा जितना भी पैसा लगेगा सब खर्चा करूँगा। अब हम किसी न किसी बहाने डॉक्टर के पास जाने लगे। धीरे धीरे मेरे प्यार और डॉक्टर की दवाइयों की वजह पूजा ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने पूजा का एक छोटा सा ऑपरेशन भी किया था। तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर पूजा को 2-3 दिन आराम किया और वे ठीक हो गई। हमारी शादी को 8 महीने गुजर गए थे। पूजा अब बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन मैं पूजा को थोड़ा और समय देना चाहता हूँ। जब तक पूजा खुद को सहज महसूस नहीं करती तब तक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन उस रात जब पूजा ने खुद ही पहले करते हुए मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए थे तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया। मैंने कसकर पूजा को बाहों में भर लिया और फिर वे रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात बन गई।